महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आपका इस घाटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या विजन और क्या उद्देश्य है? देखिए, अभी तो यहाँ पर हम तहसील में यहाँ पर मौजूद हैं, नॉमिनेशन करने आए हैं। क्योंकि ये तहसील का परिसर है और तहसील के परिसर में आचार संहिता के मद्देनज़र अपनी बातों को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित। मैं ऐसा मानता हूँ कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता केदारनाथ के परिणाम से होकर जाएगा। हम कांग्रेस जन और यहाँ की जनता हम लामबंद हैं कि सरकार ने पिछले 2.5-3 साल में इस विधानसभा क्षेत्र के साथ जो भेदभाव किया, जो जातियाँ की, जो हमारा हक छीना है, हम उसके खिलाफ खड़े और ये चुनाव जनता के मूड को बताएगा। 24 साल का उत्तराखंड हो चुका है सर, आप भी सत्ता में रहे हैं और बीजेपी भी अभी सत्ता में है। क्यों उत्तराखंड का विकास, जमीनी विकास नहीं है? ये नहीं, देखिए, भले ही आज चुनाव है, ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तराखंड का जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ। ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि हमारे 25 साल के पुरुषार्थ को नकारने के बराबर है। मैं ये नहीं कहता, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर अभी भी अधिकांश समय में राज करने वाली सरकारें, ज़्यादा समय राज करने वाली सरकारें खरी नहीं उतरी। जनता की अपेक्षाएं कुछ और हैं, सरकारें इस बात को समझ नहीं रही और ख़ास करके केदारनाथ के लोगों को ये बात समझ नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि स्कीमें शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन एक जगह की स्कीमों को बंद करके दूसरी जगह शुरू करना क्या अच्छी बात है? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं ना, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देना पड़ेगा। आज नीचे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, आधे से अधिक कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और मुख्यमंत्री जी इसलिए इंतजार कर रहे थे कि अब कुर्सियाँ भर जाए। 12:30 बजे तक जब कुर्सियाँ नहीं भरी, मजबूरी में वहाँ जाना पड़ रहा है। तो कुर्सियाँ इसलिए खाली हैं कि लोग मायूस हैं और लोगों की उस मायूसी में सपने भर के उन सपनों को साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में हम केदारनाथ में विजय हासिल करेंगे और इस प्रदेश की जनता को विकास की ओर का एक नया रास्ता देंगे। भू कानून को लेकर सर आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप में भू कानून हम सबकी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री इस बात के दोषी हैं, अपराधी हैं कि उन्होंने पहले भू कानून के तमाम प्रावधानों में शिथिलता दी और अब बात करते हैं कि हम इसमें कठोरता लाएंगे। तो शिथिलता देने का दोष उनके ऊपर है, कठोरता का यश जो अर्जित करने जा रहे हैं वो यश उन्हें नहीं मिलेगा। ये तो तमाम लोगों की मांग है, जिसके बाद वो कठोरता की अभी तक बात कर रहे हैं, काम कुछ नहीं किया है, खाली बात कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियाँ, सभी राजनीतिक पार्टियाँ सोच विचार कर सब निर्णय लेती हैं। तो ये हक भारतीय जनता पार्टी को भी था कि वो सोच विचार कर निर्णय लें, हमें भी ये हक था। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर अपने प्लेटफॉर्म पर मंथन करने के बाद प्रत्याशी घोषित किए और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको रेखांकित किया जाए। अब किस तरीके की रणनीति रहेगी कांग्रेस की? रणनीति तो अब अंदर बैठ के बातें होंगी, कुछ हुई है कुछ और होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव के बाद केदारनाथ चुनाव में इस सरकार को निश्चित रूप में मुक्ति खानी पड़ेगी और केदारनाथ क्षेत्र की जनता इस इलाके के साथ हुए भेदभाव को और उस भेदभाव के बदले को चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये चूँकि अभी यहाँ पर ये सरकारी कैंपस है और नामांकन का दौर जारी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें कहकर यहाँ पर माहौल को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि और भी पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जब हमारी आज सभा होगी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्षी विक्रम सिंह जी, हरीश रावत जी और प्रत्याशी मनोज रावत जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण अपनी बातों के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास अपना प्रतिवेदन रखेंगे, जिस पर इस विधानसभा क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से हमारे पक्ष में निर्णय मुख्य क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इन दिनों भू कानून का जो मुद्दा है उसको लेकर के, वो भू कानून का मुद्दा भी है, वो समग्र राज्य का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात केदारनाथ में इस विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा है और वो उपेक्षा का मुद्दा निश्चित रूप में हमारी बातों में रहेगा, हमारे जेहन में है और उसको हम जनता के बीच में। बहरहाल मैंने आपको कहा कि क्योंकि यहाँ पर ये सरकारी कैंपस है, यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, इसलिए उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर उद्धृत करके यहाँ पर राजनीतिक माहौल बनाना मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा। इस गेट के बाहर जब हम लोग जाएंगे तो तब आप आइएगा, खुल के इस पर बात करें। चलिए उसके बाद
हमारे प्रत्याशी मनोज रावत जी को, जो कि इस विधानसभा से पूर्व में भी विधायक रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब लोगों की उपस्थिति में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आज मनोज रावत जी ने नॉमिनेशन किया है। मैं इस स्थान से इस विधानसभा क्षेत्र की मतदाताओं का आह्वान करना चाहता हूं और यहाँ के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि चल उठ, बांध कमर, फिर देख केदार क्या देता है। भगवान केदार का आशीर्वाद होगा। निश्चित रूप में एक सशक्त जनप्रतिनिधि केदारनाथ विधानसभा को सदन में भेजने का अवसर है, जो कि अतीत जिस प्रकार से पहले उन्होंने उस समय ये बातें उठाई, जो बातें आज मुद्दों के रूप में उठ रही हैं, उन बातों को 5 साल पहले समझने वाले व्यक्ति मनोज रावत जी हैं। और पुनः एक मौका यहाँ की जनता के पास है कि उनको प्रतिनिधि बनाकर अपना वहाँ भेजें, ताकि यहाँ के मुद्दों पर वो मुखर रूप से सरकार के सामने सीना चौड़ा करके उसका मुकाबला कर सकें और यहाँ के मुद्दों पर यहाँ की जनता का पक्ष ले सकें। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले घोषणाएं की। ये घोषणाएं दिवंगत विधायक शैला रानी का अपमान है, क्योंकि शैला रानी जी उन बातों के लिए अपने जीते जी संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुकी थी। तो उनके जीते जी तो ये नई घोषणाएं की, उनके जीते जी तो वो काम नहीं किए। और अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब चुनाव आया, उनकी बेटी को भी टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद अब जो है उस पर घोषणाएं, सिर्फ काम भी नहीं, सिर्फ घोषणाएं करके मुख्यमंत्री जी वोट बटोरना चाहते हैं। यहाँ की जनता इस बात को समझती है और निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ, हमें पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ और मंगलौर के विधानसभा के चुनाव का परिणाम यहाँ केदारनाथ में भी उसकी पुनरावृत्ति होगी उस परिणाम की। और ये भी कहता हूँ कि 2027 में विधानसभा तक पहुँचने का, विधानसभा में जीत दर्ज करने का मार्ग इस केदारनाथ के परिणाम से होकर जाएगा। हम पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ जनता के चरणों में अपना निवेदन लेके जाएंगे और हमें आशीर्वाद है कि जो मन से मन का टच है, जो मन से मन का स्पर्श है, हम दिलों तक स्पर्श करके लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, इस बार निर्दलीय जो है, जो निर्दलीय थे, जो अच्छा खासा वोट लेते थे, उस बार मैदान में नहीं उतरेंगे, तो इसका फायदा कहाँ लग रहा है आपको, कहाँ जाएगा ये? हमें निश्चित रूप में, हम तो पहले से उसमें है कि भाई हम जनता के पास जाएंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और निश्चित रूप में जिन निर्दलियों की आप बात कर रहे हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी हमारे हमदर्द हैं और अंततोगत्वा वो भी सरकार के मारे हुए हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो किसके मारे हुए लोग हैं? वो सरकार के मारे हुए लोग तो हैं। तो उनके जो वोटर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी तो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो इसका असर क्या, कैसे होगा, ये तो आगे आने वाले कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन हम इस पर हमें विश्वास है कि हम अपने पक्ष को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।